13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस ज़माने में अगर आपको याद हो तो संसद पे एक हमला हुआ था, वो भी 13 दिसंबर का दिन था। और इसी दिन इस साल संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर 2 लोग लोकसभा में घुस गए, उधम मचाई, नारेबाजी की और देश की सबसे बड़ी पंचायत की गरिमा को धुआं-धुआं कर दिया। वो अपने साथ एक कलर स्मोक भी ले गए थे। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक ना तो वो कोई खतरनाक सामान अपने साथ लाए थे और ना ही उनका इरादा कोई बहुत खतरनाक था। लेकिन पूरी तस्वीर जांच में साफ होगी कि वो कौन थे, किसके कहने पर आए थे, उनका असली मकसद क्या था, पीछे उनके लिंक्स कौन थे। ये सब जांच का विषय है। इससे पहले अटकल लगाना ठीक नहीं होता। लेकिन इस घटना पर विपक्ष आग बबूला हो गया और उसने दूसरे दिन दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया और तख्तियां लेकर, प्लेकार्ड लेकर वेल में पहुंच गए। वेल मतलब जहां पे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति बैठते, उसके एक अर्धचंद्राकार की जो जगह होती है जहां अधिकारी बैठे थे उसको वेल बोलते हैं। वहाँ पे ज़बरदस्त नारेबाजी की और बदले में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने अनुशासन का डंडा उठा लिया और उनका ये कहना था कि इन्होंने अनुशासन तोड़ा है और ये जो मर्यादा है उसको तार-तार किया। और थोक भाव से विपक्ष के सांसद सस्पेंड होने लगे और रोज डेली बेसिस पे ये हुए। सत्र के आखिरी दिन तक लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 46 यानी कुल मिलाकर 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इधर सस्पेंशन के बाद संसद की सीढ़ियों पर टाइम पास कर रहे सांसदों का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और जो राज्यसभा के सभापति हैं उनकी मिमिक्री कर रहे थे। यानी वो जिस तरह से राज्यसभा में बोलते हैं, उनका उठने का अंदाज, बैठने का अंदाज या बात करने का अंदाज है, उसकी नकल कर रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे। और बाकी जो संसद सदस्य थे उस मॉक संसद में उपलब्ध थे वो मज़े ले रहे थे, उसके हंसी मजाक कर रहे थे और कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे, आगे साइड से भी और पीछे साइड से भी। तो ये एक तरीके से राष्ट्रपति का अपमान माना गया और इसमें लोग जो वीडियो बना रहे थे उसमें राहुल गांधी भी वीडियो बनाते हुए चित्र में देखे जा सकते हैं। इसको और ज़्यादा सत्ता पक्ष ने घनघोर मर्यादा की हीनता मानी और अब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तानाशाह और लोकतंत्र विरोधी का एक झगड़ा द्वंद्व चल रहा है। डेली बेसिस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष को गैर जिम्मेदार बता रहा है तो वे सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि उन्होंने जो मर्यादा तोड़ी है वो अपमानजनक है। यहाँ से बात थोड़ी और आगे बढ़ी। थोड़ी आगे बात ये बढ़ी कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने इसको निजी तौर पर अपना अपमान बताया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये किसानों का और उनकी जात का अपमान है, क्योंकि वो एक किसान के बेटे हैं, उस समाज से आते हैं और वो इस पद पर बैठे हुए हैं तो उनका अपमान किया गया। उन्होंने ये भी कहा, उनकी बाकायदा साउंड बाइट है कि निजी तौर पे आप मुझे कितनी भी गालियाँ दे सकते हैं लेकिन इस पद की गरिमा आपको रखनी पड़ेगी, वो माफ़ नहीं की जा सकती है। और इसी को लेकर के बवाल है और संसद को अब साइनेडाई यानी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। आज इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे कि ये हर लोकसभा या संसद के सत्रों में हम लोग देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ज़बरदस्त झगड़े होते हैं। संसद बहुत मुश्किल से, जब पुरानी वाली बिल्डिंग में बैठते थे तब भी नहीं चल पा रही थी, अब नई वाली में भी नहीं चल पा रही है। इस बीच जो बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं उसमें कुछ पास हो जाते हैं, कुछ रह जाते होंगे, बातचीत हो नहीं पाती। विपक्ष ये मांग कर रहा था कि जो ये पूरी घटना हुई थी इस पर होम मिनिस्टर आकर के अपना बयान दर्ज करें और बताएं कि क्या हुआ था। उनका यह कहना था कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती इस पर बयान नहीं दिया जाएगा। तो आज हम इसी बात पे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल हमारे साथ हैं, 2-3 बहुत ही वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट को भी हमने रखा है, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी और संजय सिंह जी हैं। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि भाजपा के पक्ष भी थोड़ा सा कनेक्टेड होने में देर है तो अर्श जी मैं आपके पास थोड़ा रुक के आऊँगा, सतीश जी आपके पास आता हूँ। सतीश जी, ये जो
पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं और अब तो सत्रावसान भी कर दिया गया है। न वो बात करने दे रहे हैं, न वो बात सुनने दे रहे हैं, और कुल मिला के ये एक नैरेटिव में कन्वर्ट हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों में, ख़ास तौर पे जाट समाज के लोग जहाँ रहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान के इलाकों में, वहाँ पे पुतले जलाए जा रहे हैं विपक्ष के बड़े नेताओं के। अब ये एक तरीके से चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। कैसे इसकी आप व्याख्या करेंगे सर, कैसे समझ रहे हैं इसको आप सतीश जी? मैं इसको एक बहुत बड़ी घटना नहीं मानता, चाहे मिमिक्री हो चाहे कुछ भी हो। मैं इसको बड़ी चालाकी की पॉलिटिक्स मानता कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चालाकी से इसको जाट समुदाय के भावनाओं से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बिल जो महत्वपूर्ण थे उसकी दृष्टि में वो पास भी करवा लिए बिना कोई हंगामा के। अब तो ये लोग सुन रहे हैं कि शायद कोर्ट उठ जाने वाले हैं, जो भी जाएं, क्योंकि एक पैटर्न रहा है कि जवाब आप मांगेगा भाजपा से तो उस रूप में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा और उसका जवाब फिर 2 घंटे का मोदी जी के जवाब से मिलेगा। तो ये है। अब विपक्ष जो सड़क पे है, मैं तो मानता हूं कि विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टियां आज सड़क पे है, आज सड़क पे जरूर उतरी हैं, लेकिन वो ऑलरेडी सड़क पे है। तो अब ये क्या गोल खिलाएगा ये पता नहीं, लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा ना नीरज जी, चाहे हम किसी भी चश्मे से देखें, कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है, बड़ी कमांडिंग पोजीशन में है और उसका पूरा सिक्का हर तरफ चल रहा है और उसके उदारता पर निर्भर है कि वो कितना एडजस्ट करती है। अगर ये एपिसोड नहीं होता, मतलब आप समझ रहे कितनी बड़ी घटना हुई कि 150 सांसद के लगभग 146 उनको निलंबित किया गया। शायद उनको संसद के भीतर मतलब जाने की भी अब शायद इजाजत नहीं, और उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि जो सड़क पर आज उतरी है विपक्ष, वो सिर्फ आज 300-400 मीटर चल पाई है। तो ये स्थितियां इस प्रकार से है। मैं इसे मानता हूं कि एक रैलिंग पॉइंट हो सकता था ये विपक्षी पार्टियों के लिए। कितना है, ये आपस में ही एक दूसरे काटने पीटने में लगे हैं, सीट तक आज तक एडजस्ट नहीं कर पाए, सीएमपी नहीं बना पाए और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मामला जरूर है, बड़ा है। कोई नहीं कहेगा कि जो है सत्ता का जो मतलब सॉरी जो पीठासीन पदाधिकारियों के का अपमान करें, लेकिन शायद मैं मानता हूं, या हमें कहें तो हम अगर व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो ये ज्यादा मतलब बड़ी कार्रवाई जो है इन सांसदों के खिलाफ होगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए मिमिक्री के, संसद के भीतर, संसद के बाहर, ये लेकिन ये सीधा सीधा स्ट्रीट प्योर पॉलिटिक्स है, मैं ऐसा समझता हूं। भाजपा इसमें बहुत तेज है। मैं नहीं मानता हूं कि विपक्ष जो है अभी तक वो कोई तेजी दिखा पाया। विपक्ष तो अभी इसी में लगा हुआ है कि किसी तरह से एक हो जाए, जबकि सबके मंसूबे, सबका मन अलग अलग है। सतीश जी, एक कदम और पीछे चलते हैं। ये वाली व्याख्या बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की। जो एक पूरा घटनाक्रम हुआ, जो विवाद की जड़ थी कि स्टेटमेंट ने नहीं दिया तो वो वेल में पहुंच गए, फिर उन्होंने प्ले कार्ड दिखाया, वो कह रहे नियम नहीं था, आप लोगों ने मिलकर तय किया था, ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन उसको क्लटर को कट करते हैं, 2 चीज़ें रखते हैं। क्या इसमें उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है? एक। दूसरा, क्या लोकतंत्र में बिल्कुल किसी को आप बोलने नहीं देंगे कि मैं कुछ भी बोलने जाऊं तो आप मेरे को कहेंगे आप मेरा अपमान कर रहे हो, मैं आपको संसद से बाहर कर दूंगा? ये जो 2 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाली चीज़ें हैं, इसमें आप कैसे देखते हैं और कौन सही गलत आपके हिसाब से ठीक लग रहा है आपको? देखिए, मैं वैल्यू जजमेंट नहीं करूंगा क्योंकि एक संसद के पीठासीन पदाधिकारी की बात है। अगर उनको लगता है अपमान हुआ है, फिर भी इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जो कार्रवाई हुई है दोनों सदनों को लेकर सांसदों का, वो उसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता कि इस लेवल की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा, देखिए ये उद्दंडता और उदारता की बात है। अरे कितना हंसी मजाक से सदन चलता रहता था पहले, और वेल में आने की आप बात कर रहे हैं। वेल में तो हमको लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी थी तो हरदम वेल ही में रहती थी, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, सीधा सीधा कम्युनिकेशन के जमाने में नीरज जी, प्योर पॉलिटिक्स है कि किसी चीज को अपने तरफ उसको भुना लो, सीधी सी बात है।
आप व्यवस्था विरोधी हो गए, आप लोकतंत्र विरोधी हो गए, आप विकास के विरोधी हो गए, आप ये हो गए, वो हो गए, और उधर से ये आएगा कि भाई आप तानाशाह हैं, उदंड हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। ये इस तरह का ये सीधा-सीधा पॉलिटिक्स हो रहा है। इसमें संस्थानों का बात अगर आप करेंगे, जो संवैधानिक है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो लॉन्ग लास्टिंग है। ये सब तो रोज़ होता, आता, जाता रहेगा, ये है। तो मुझे आप कहिएगा, पूछ रहे हैं आप सीधा-सीधा, तो मैं इस कार्रवाई को लकीर से बाहर, मतलब बियॉन्ड दी मतलब ज़्यादा मानता हूँ। इससे बचा जा सकता था। हो सकता है, मैं एक बात और कह दूँ आपको, आपने इस दौर में, आपने मुझे समय दे दिया है तो, मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है नीरज जी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, सरकार ने सोचा होगा कि इंडिया वाले इतने विखंडित हैं, INDIA वाले, उनको एक ट्रिगर पॉइंट दिला दिया जाए कि कम से कम एक तो हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के हद तक चाहती होगी कि INDIA वाले आपस में एक हो और फिर लड़े, और कांग्रेस किस हद तक चाहती हो कि INDIA वाले एक मतलब एक लेवल से ज्यादा एक हो। ये इसमें मुझे थोड़ा संशय है। वो तो चाहते होंगे कि एकजुट हो, मतलब इंडिया कांग्रेस तो चाहेगी कि एकजुट होके लड़े। नहीं चाहती। आप गलत समझ है, तब तो ये बंटाधार विपक्ष का होता ही नहीं। हाँ, ये तो नई बात बता दी, कांग्रेस नहीं चाहती कि एक साथ हो। भारत तो इन्होंने जोड़ लिया, सुनिए ना, भारत तो इन्होंने जोड़ लिया, लेकिन ये विपक्ष नहीं जोड़ पाए। ये 4 महीने का जो अंतराल बीच में आ गया, अगस्त सितंबर के बाद से, उसी में तो कुछ हो नहीं पाया। नहीं तो अगर वो होता तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम रहता। भाई ये स्थिति तो आ ही गई थी कि NDA को निकालना पड़ा था ना, 38 पार्टियों को रातों रात जुटाना पड़ा था ना, लेकिन उसके बाद हर चीज उल्टा होती चली गई, क्योंकि सबके मन में चोर था। मतलब सारी पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के मन में चोर था। कांग्रेस को लगता था कि ये विपक्षी पार्टियां जो हमको कमजोर करने में लगी, इसलिए इनको अपने बलबूते नहीं बढ़ने देंगे, और बाकी जो छोटी पार्टी था उनको लगता था कि भाई। जी सतीश जी, ये वाला जो विषय है ना, इसको भी लाते हैं सर, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह पे आप ले आए, इसको लाते हैं, लेकिन थोड़ा एक बार पीछे चलते हैं। शिवम, आवाज आ रही है आपको? त्यागी जी आवाज आ रही है। नमस्कार सर। आ रही है सर, आवाज आ रही है। ठीक, अब ये बताइए कि लोकतंत्र में आप किसी को आवाज नहीं उठाने देंगे, कोई बोलेगा तो उसको सीधे सस्पेंड कर देंगे, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो इतनी असहनशीलता क्यों भाई? 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, उनको बात नहीं करने दी जा रही है। ठीक है, मिमिक्री उन्होंने की, मैं भी मानता हूँ कि पद की एक गरिमा रखते हुए नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना हार्ड सिस्टम कि 146-150 लोगों को बाहर कर दिया भाई, इतनी असहनशीलता भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं ना, समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे। देखिए नीरज जी, आपने कहा कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं मानता हूं बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और यहाँ पर तो इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों में आपस में कहीं ना कहीं विरोध मतभेद रहते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चीज़ें चलती हैं। लेकिन पिछले कुछ 3-4 साल में अगर आप इसका एक सीरीज देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये विरोध है तो किस स्तर का विरोध है। पहला, महिला मार्शल को पीटा गया। दूसरा, फिर शीशा तोड़ा गया। तीसरा, टेबल पर चढ़ गए। चौथा, माइक तोड़ दिया। पांचवा, पेपर्स और तमाम किताबें फेंकी और इस तरह की चीजें। और वेल में आना तो मुझे लगता है कोई नई बात रही ही नहीं, वो तो लगातार ही चलता रहा। आप मुझे एक चीज बताइए, कहीं ना कहीं तो हमें एक स्ट्रीम लाइन करना ही पड़ेगा। बीएससी की बैठक में इस बात पर जब नए संसद में आए थे तो ये तय हुआ था कि, और ये सर्वदलीय है, ये तय हुआ था कि भाई अब हम वेल में नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं नई चीजों को इम्प्लीकेट करके कहीं ना कहीं बेहतर करेंगे, या फिर हम तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी अकेले की तरफ से नहीं है कि भाई हम एक सरकार चला रहे हैं तो बस ये हमने ऐसा कह दिया कि ऑर्डर 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 तो ऑर्डर हो गया। नहीं, सबने इस बात पर कंसेंट यानी कि सहमति जाहिर की थी कि अब ऐसा नहीं होगा। बावजूद उसके अब आगे आ जाते हैं, जब पहले दिन सांसदों का सस्पेंशन हुआ, अगले दिन सांसद इस बात को अच्छे तरीके से जानते थे कि फिर से अगर इस तरह की कोई चीजें होंगी तो जो है सस्पेंशन कॉज होगा, लेकिन बावजूद उसके अगले दिन फिर बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया गया। आप मुझे एक चीज बताइए, कहीं ना कहीं तो जाकर हमें रुकना ही होगा, कहीं तो इस बात को समझना ही होगा कि भाई कहीं तो हम जाकर रुकेंगे ना। देश की सबसे बड़ी पंचायत है जहां पर इस देश का कानून बनता है, चीजें लिखी जाती हैं, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए हम वहां पर तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं और उनको जो है कानून के तौर पर एक पक्का रूप देते हैं।
आप मुझे एक चीज बताइए, 5 आदमी या 6 आदमी आपके पैनल में हैं, 2 आदमी यहां पर प्लाकार्ड लेकर लगातार बंद ही ना हो, जैसे मेरे साथ अभी कांग्रेस वाले दिख रहे हैं, अर्शदीप, मैं और अर्शप्रीत जो है दोनों चिल्लाना शुरू कर दें, 2-4 मिनट तो आप मतलब जो है झेलेंगे उस टॉर्चर को, या फिर 2-4 मिनट तो आप शायद उसको बर्दाश्त करेंगे, माइक बंद करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ये हम 3-4 साल छोड़ दीजिए, अगर 3-4 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा भी हमने आपको इस्तेमाल किया, आप हाथ जोड़कर कहेंगे थैंक यू वेरी मच। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि स्टूडियो और संसद में बराबरी है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन, संवाद स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं आपको बात करनी पड़ेगी। किसी विषय पर तो आकर बात करेंगे। कल जिस तरीके से 150 साल पुराने कानूनों को जो है बदला गया, या फिर राजद्रोह को खत्म करके फिर उसको देशद्रोह और तमाम तरह की चीजें हुई, या फिर रेप की जो डेफिनेशन है नाबालिगों के लिए, उसमें तमाम चीजें हुई, मैं मानता हूं यहां पर अगर विपक्ष होता तो बहुत बेहतर होता। मैं जवाब लेता चलूं। लगाकर बैठे हैं कि शिवम छोटे में रखिए भाई, थोड़ा जवाब लेता चलूं। अर्शप्रीत जी, इनका आरोप है कि आप लोगों की आदत बन चुकी है और हर सत्र में आप लोग यही करते हैं, वेल में पहुंच जाते हैं, प्ले कार्ड दिखाते हैं, कुछ फाड़ देते हैं, किसी के साथ ये आपकी आदत बन गई, इसलिए उनको ये हार सिस्टम लेना पड़ा। धन्यवाद सवाल के लिए नीरज जी। काइंडली मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। जहां तक वेल के पास पहुंचने की बात है, वो तो जो घुसपैठिए थे, जो मुलजम हैं, जिन्होंने देश के लोकतंत्र पे हमला किया, जिस भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने एंडोर्स किया, उनका पास बनवाया, वो इंट्रूडर, वो घुसपैठिया वेल के पास पहुंचला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ना तो लीडर बोलेंगे, ना मिनिस्टर्स बोलेंगे, ना अमित शाह साहब बोलेंगे और ना ही मोदी साहब बोलेंगे। मोदी साहब के पास टाइम है न्यूज़पेपर को, अखबार को इंटरव्यू देने का, अमित शाह साहब के पास टाइम है टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देने का, लेकिन देश के एमपीज और देश को जवाब देने का साहब टाइम नहीं है इनके पास। दूसरी बात, 141 एमपीज ऑपोजिशन के तो सस्पेंड कर दी, उन पे कार्रवाई कर दी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस पे कार्रवाई की नहीं। और ये जो 141 प्लस एमपीज को सस्पेंड किया गया है, एक भारतीय जनता पार्टी एमपी को बचाने के लिए कि सवाल जवाब ना हो, इस पर चर्चा ना हो, भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज ना हो। और मैं इनसे पूछूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी हमें कि उनकी सस्पेंशन क्यों नहीं हुई अभी तक, उनकी मेंबरशिप क्यों नहीं कैंसिल हुई, उन पे इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुई, उनको इंटेरोगेट करके पूछा क्यों नहीं गया कि आपका रिश्ता क्या था उस व्यक्ति से जिनको आपने एंडोर्स किया, जिसका पास बनवाया। क्योंकि रूल और गाइडलाइन बड़ा स्पेसिफिकली कहते हैं साहब कि एक एमपी जो पास बनवाता है, विजिटर गैलरी में उस व्यक्ति का पास जिसका बनवाया है, उसकी जिम्मेवारी एमपी की है, और उसके बावजूद ये बोलना नहीं चाह रहे हैं। और दूसरी बात, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये सस्पेंशन मोशन मूव किया। अब 2 मुख्य कारण थे साहब, एक तो इंडिया ब्लॉक को टारगेट करने का, 2/3 स्ट्रेंथ इंडिया ब्लॉक की कम की है पार्लियामेंट में थ्रू सस्पेंशन। दूसरा टारगेट क्या था, बुलडोज कर दो डिसेंट को, डिफरेंस इन ओपिनियन को। अगर चर्चा मांग रहे हैं, इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, एक्ट बनेंगे, देश का कानून बनेगा, उस पर चर्चा मांग रहे हैं, तो ऑपोजिशन में पार्लियामेंट कर दो। और तीसरी बात साहब, 50% राज्यसभा में ऑपोजिशन के जो इंडिया ब्लॉक के जो एमपीज हैं वो टारगेट हुए, और लोकसभा में 33% टारगेट हुए। कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगली बात साहब, मैंने पूछूंगा कि इन एमपीज की गलती क्या थी जिनको सस्पेंड कर दिया, कि वो डिमांड कर रहे थे कि होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब बोलें, कि प्रधानमंत्री साहब इस पे बोलें। ये तो पूरा देश बोल रहा है, देश कह रहा है अगर देश की सेफेस्ट, अब जवाब ले लें। एक लास्ट पॉइंट है, देश बोल रहा है कि सबसे सेफेस्ट बिल्डिंग जो हमारे देश की है, जहां पे सिक्योरिटी है, 4-5 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है, अगर वहां पे हमारे एमपी सेफ नहीं है, तो देश का नागरिक सेफ कैसे अपने घर पे बैठ के, अगर उनकी आवाज बुलंद की हमारे एमपी। शिवम जवाब दीजिए, निकाल दिया। शिवम जवाब दीजिए भाई। प्रताप सिम्हा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, इनके 146 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई, प्लस उसकी जांच में क्या हुआ पता लगा नहीं हो लगा, उसी बात पे तो ये लोग सवाल पूछ रहे थे। बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जहां तक बात संसद में सिक्योरिटी ब्रीच का है, ये इस देश में नया नहीं है और पहला नहीं है, लेकिन ऐसा इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और इस पर तमाम चीज़ें, तमाम जो स्टेप्स हैं वो लिए नहीं जाने चाहिए। 1974 में 26 जुलाई को, 26 नवंबर को, 11 अप्रैल को 3 बार सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। इसके बाद 1999 में हुआ, 2011 में हुआ, 1999 में तो 2 बार हुआ, 9 जनवरी और 11 जनवरी को। मुझे अर्शदीप अपना जो है आर्काइव खोल के, या फिर अपने जो दिमाग में एक इंसान लाइब्रेरी रखता है, उस लाइब्रेरी से जरा मुझे ढूंढकर बताएं कि इन जितने भी इंसिडेंट्स मैंने अभी तक इनको बताए, इनमें कहीं पर भी इस देश के गृह मंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया हो,
या प्रधानमंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया हो? क्या प्रोसीजर हुआ? प्रोसीजर सिर्फ उतना हुआ कि स्पीकर ने जो है अपनी अथॉरिटी में एक जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराई और उसके बाद जो है वो सारी टेबल की और सभी वो सभा के सामने वो सारा देखा और सबने उस पर चर्चा की। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये चाहते हैं कुछ ऐसा कि जो हुआ ही नहीं कभी? ये चाहते हैं कुछ ऐसा कि जो गांधी परिवार ने कह दिया है कि नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आकर बोलना है तो बोलना है? माफ कीजिए सर, यहाँ मनमोहन सिंह जी नहीं है कि आप कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, इस पेपर पे साइन कर दो तो कर दो, उसके बाद शहजादे आएंगे फाड़ दो तो फाड़ दो। नहीं, मैं मानता हूं आज तक जो चलता आया है वही चल रहा है, वही आगे चलेगा। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब आज तक स्टेटमेंट नहीं हुई आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। और अब आते हैं प्रताप सिम्हा पर। मैं एक चीज बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, यहां पर इत्तेफाक से कोई सांसद नहीं है, लेकिन अगर होते तो वो बेहतर समझते इस बात को। 20-30 लाख लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है सांसद को। अगर मुझे भी कहीं किसी को अपने जानने वाले को या किसी को भी भेजना है तो मैं अपने किसी सांसद मित्र को, भाई को या पार्टी के किसी सांसद को भी फोन करके कहूंगा कि प्लीज आप इनको जरा विजिट अगर करा दें। वहां पर एक प्रोसीजर है, वो आधार कार्ड देखते हैं, सारी वेरिफिकेशन होकर उसको अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन अब कौन अंदर किस मंशा से जा रहा है इसका अंदाज लगा पाना शायद असंभव है। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी में जो हुआ, भाई वो अंदर पहुंचे तो कैसे पहुंचे, वो जो सारी चीजें लेकर गए थे वो विस्फोटक भी हो सकता था, वो कैसे क्लियरेंस चली गई, वो कैसे अंदर पहुंच गए, इमीडिएट 8 लोगों को सस्पेंड किया गया और आगे भी जांच जारी है। और अगर छोटे में अभी जवाब बहुत लंबा नहीं, बहुत क्रिस्पी चाहिए। सांसद होते तो आप इसको समझ पाते। अर्शदीप, संतुष्ट हैं आप इस जवाब से कि नहीं? आप और आरोप लगाइए। देखिए, देश संतुष्ट नहीं है जो शिवम ने कहा उससे और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे। मैंने याद करवा दूं, जिन गुरजीत सिंह औजला साहब की ब्रेवरी की दाद दे रहे थे, करेज की दाद दे रहे थे, जिनको हीरो बुला रहे थे कि उन्होंने इंटरवीन किया, ये जो मुलजम हैं, घुसपैठिए थे, उनको रोकने की कोशिश की, उन्हीं गुरजीत सिंह औजला साहब को सस्पेंड कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड। दूसरी बात, ये कह रहे हैं 140 करोड़ को जवाबदेही है, तो जवाबदेही बीच में मत बोलिए। मैं आपके टाइम में नहीं बोला शिव जी, प्लीज मैं आपके टाइम में नहीं बोला साहब। मैं उस पर आ रहा हूँ, मेरी बेनती है साहब, हाथ जोड़ के बेनती है, मैं आपके टाइम में नहीं बोला, प्लीज। मैं इतनी बात कह रहा हूँ जहां तक इन्होंने बात की होम मिनिस्टर साहब की। शिवम जी काइंडली मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, मैं बेनती कर रहा हूँ आपसे। पहली बात, इन्होंने बात की कि होम मिनिस्टर साहब ने पहले बयान दिया कि नहीं दिया। पहले तो मैं इनको याद करा दूं, आज तक देश में 146 एमपीज नहीं सस्पेंड हुए पार्लियामेंट में। अनप्रेसिडेंटेड है, ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। भारतीय जनता पार्टी की आदत है अनप्रेसिडेंट करने की, चाहे लोकतंत्र के खिलाफ हो चाहे गलत हो, करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं इनको एक चीज और पूछूंगा, ऐसे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, प्लीज बोलिए। ऐसे मैं जवाब नहीं दे सकता। सुन लीजिए ना, आपका जवाब दे रहा हूं मैं, सुन लीजिए प्लीज। आप घुमा रहे हैं। देखिए, आप प्लीज बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। कोई प्रधानमंत्री आपने पार्लियामेंट में ऐसा किया, आप भी मेरा सीधा सवाल है। थैंक यू। आप धन्यवाद। अब सुन लीजिए प्लीज। जहां तक स्टेटमेंट की बात है, आपने पहले के इंसिडेंट कोट किए। 22 साल पहले भी इंसिडेंट हुआ था, 13 दिसंबर को हुआ था। उसके बावजूद उसी दिन 13 दिसंबर वाले दिन देश के लोकतंत्र पे हमला होता है, उसके बावजूद बोलना नहीं चाहता। और जहां तक स्टेटमेंट की बात है, स्टेटमेंट हम इस चीज की मांग रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री साहब आगे आके ये तो बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने जिसने पास बनवाया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अभी तक, ये तो बता सकते हैं। अगर इंक्वायरी अभी प्री मैच्योर है, अभी चल रही है, जवाब लो। क्वेश्चन का जवाब चाहिए। तीसरा कार्रवाई क्यों नहीं? अरे एक ही छोटे जवाब क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शिवम जी, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इंटरप्ट किया नीरज जी, आपसे बेनती है मेरी, 10 सेकंड दे दीजिए। 4 दफा इंटरप्ट किया। मैं इतनी बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। जो एमपी है ना, जो एमपी है, मैं कह रहा हूँ जो एमपी है आपके, एक सेकंड मैं आपको बता दूं थोड़ा। अरे अर्शप्रीत जी, वही सवाल इनसे पूछ रहे हैं कि प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? बताइए। जो रूल और गाइडलाइन है ना साहब, मैं उसका बता दूं कि रूल गाइडलाइंस कहते हैं या तो एमपी उसको एंडोर्स कर सकता है, या तो एमपी उसको एंडोर्स कर सकता है। एक सेकंड साहब, जो पर्सनली नोन है उनके, या फिर जो पर्सनली नोन के जानकार हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके पर्सनली नोन थे, इनके पर्सनली नोन के जानकार थे, कोई रिश्तेदार थे, कोई पारिवारिक मेंबर थे, कोई दोस्त थे, नोन? जवाब देने दीजिए ना, बताइए शिवम जी, क्या थे वो?
जब इसका जवाब दीजिए। दो सवाल इन्होंने जोड़ दिए एक ही में। Thank you। एक ही में देखिए, दीजिए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई और वो मैं लोग वहीं कौन आता हूं, थे? बस वहीं आता हूं, 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। हाँ, सब नहीं, सबसे हाँ मैं वही कहता हूं। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने इनसे 5 बार पूछा कि आज तक इस तरह की घटनाओं पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का कोई आज तक कोई स्टेटमेंट हुआ है? नहीं हुआ, इस वजह से ये बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो मांग रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड है, अनकॉल्ड फॉर है। प्लीज बीच में मत बोले ना। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं बोलूंगा नहीं, फिर आपने बोलना शुरू कर दिया। मेरा भी सवाल है ना सर, आप बेनती से सवाल कर रहा हूँ। आपके एमपी ने पास जवाब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आपके एमपी ने बनवाया नहीं जवाब पास। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? देखिए, जब सवाल का जवाब अपने पास ना हुआ करे तो हैकल करने पहले से कुछ पास होगा नहीं। बनवाया मैंने कहा किसी ना, एमपी ने? आज तक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट हुआ नहीं, लेकिन आप मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? पास बनवाया जब आपको नहीं पता तो आप लगातार बयान देना पड़ता, इससे कोई लाभ नहीं है। इस मेरी दफा आवाज बनवाया तेज और बेहतर है, लेकिन मैं भी आपसे, अरे साहब, ये तो लोगों को डिसाइड कर लेने दीजिए, लोगों को डिसाइड कर लेने दीजिए। जी, मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ। अभी दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज, दोनों लोग शांत हो जाइए। नीरजा जी के पास चलेंगे। अच्छा, अब दोनों लोग जरा, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट को हमने बुलाया, उनको सुनिए। नीरजा मैम, देखिए, संसद का एक मिनिएचर आपने यहाँ भी देखा, और बड़ी वाली संसद में भी ऐसा ही होता है, कोई एक दूसरे सुनता ही नहीं है। क्या हो रहा है? ये पॉलिटिक्स है ये सिर्फ? हेलो, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी नीरजा मैम, आपसे सवाल। अच्छा, सॉरी, आपकी आवाज वो हो रही थी, फिर से रिपीट करेंगे? मैंने कहा अभी आपने संसद का एक छोटा रूप यहाँ पे भी देखा, दोनों लोग आपस में एक दूसरे की बात काट रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे, तो ऐसा ही बड़ी वाली संसद में भी हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये विशुद्ध राजनीति हो रही है या वाकई किसी इश्यू पे सत्ता पक्ष और विपक्ष बात करने के इच्छुक भी दिखते हैं? हाँ, नहीं, ओवरऑल अगर आप जो आप कह रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, देखा आपने, ओवरऑल जो चीज सामने आई है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होना नई पार्लियामेंट का, ये छोटी चीज नहीं है। और ऑपोजिशन इसको नहीं उठाता तो जनता ऑपोजिशन को थू थू करती। आपको क्यों बिठाया हमने? क्योंकि पार्लियामेंट, जैसा आपने कहा, सबसे ज्यादा सिक्योर बिल्डिंग होगी आज देश में, होनी चाहिए। तो ये सब जानना चाहेंगे क्या हुआ, कैसे इन्होंने, जो लोग अंदर घुसे, 3 चेक पॉइंट्स को पार किया और गैस कैनिस्टर्स को ले गए। अब जितना भी प्रोवोकेशन हो, और आप सही कह रहे हैं, जो सांसद हैं, और हम देखते हैं हर पार्लियामेंट सेशन में, और कब से देख रहे हैं, 1997 में पीए सांगमा जब स्पीकर थे तो पहली बार उन्होंने 3 दिन की गोष्ठी की थी पार्लियामेंटेरियंस की कि कैसे सुधार हुआ जाए, ये वेल में आना। और सब लोगों, तकरीबन सब एमपीज बोले थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक वाव लिया था, वो कहीं ना कहीं स्पीकर के चेंबर में जरूर होगा, दीवार पे। तो कितनी बार ये हो चुका है, लेकिन फॉर व्हाटएवर रीजन उसको लागू नहीं किया जाता। लेकिन जितना भी प्रोवोकेशन हो, ऐसे इश्यू पे, इतने बड़े इश्यू पे सस्पेंड कर देना, ये कंप्लीटली अवॉइडेबल चीज थी। चाहे जो भी कर रहे थे ऑपोजिशन वाले, और सही नहीं है जो डिसरप्शन हो रहा था। और किसी इश्यू पे हो सकता है, आप बीजेपी के साथ स्पोक्समैन ने कहा कहीं ना कहीं तो लाइन खींचनी पड़ेगी। अपनी जगह सही हो सकता है ये सोचना, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की लाइन खींचना इतने बड़े इश्यू पे, वो क्या सिग्नल जा रहा है पूरे देश को और दुनिया को हमारे लोकतंत्र के बारे में? मुझे नहीं लगता है कि इस इश्यू पे ये करना चाहिए था। ये बिल्कुल सही है कि होम मिनिस्टर कहते हैं हमारी जांच हो रही है, जैसे ही हमें पता लगे हम आपको बताएंगे। और कई बार अतीत में ये हुआ भी है कि उनको पता नहीं है पूरा, और आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट, चाहे जितना भी पर्याप्त नहीं हो, मुझे लगता है, क्योंकि सरकार अकाउंटेबल है, पार्लियामेंट। ऑपोजिशन को भूल जाइए एक मिनट के लिए, एक अकाउंटेबिलिटी है ऐसे मुद्दे को लेके, तो खासकर तो मुझे लगता है बोलना चाहिए था, और उनके हित में होता भाजपा के अगर वो बोलते तो। जी शिवम, एक सवाल है जो भी नीरजा मैम कह रही थी कि जो सरकार होती है ना, उसकी जिम्मेदारी, जो जितने ऊंचे पद पे जाता है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो जो मैम ये कह रही थी कि वो जो मिमिक्री कर रहे हैं वो गलत था, मैं भी कह रहा हूँ कि वो
अब मैं अपने संपादक की मिमिक्री नहीं कर सकता, वो भी न्यूज़ रूम के अंदर, तो मतलब तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बना है कि कोई टॉलरेट नहीं करना चाहता। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी ऊंचे पद में पहुंच जाता है, बड़ा हो जाता है, सरकार हो या कोई हो, तो उसको थोड़ा सा बुला के बात करनी चाहिए थी। इतना अविश्वास हम लोग देख रहे हैं हर सेशन में कि बात ही नहीं करनी हो, आपने जो कह दिया तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ये हठधर्मिता है क्या? आई एग्री। देखिए नीरज जी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है सबकी अपनी अपनी एक राय हो सकती है, सबका सम्मान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीरजा जी की अपनी एक राय है, बहुत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनकी बात से डिसएग्री करता हूं। और उसका रीज़न ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्या अकाउंटेबल सरकार 1974 में नहीं थी? क्या होम मिनिस्टर 1974 में अकाउंटेबल नहीं थे? प्राइम मिनिस्टर 1974 में अकाउंटेबल नहीं थे? 99 में अकाउंटेबल नहीं थे? 2011 में अकाउंटेबल नहीं थे? और क्या स्पीकर के, आज जो स्पीकर है उनकी अकाउंटेबिलिटी आज नहीं है, लेकिन 74, 99, 2011 में स्पीकर की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा थी? मुझे लगता है दिस इज लिटिल अनफेयर। दूसरी बात, बावजूद उसके बड़ा दिल दिखाते हुए मेरे देश के गृह मंत्री से जब किसी जगह पर मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये तमाम चीजें जो हैं स्पीकर महोदय की तरफ से लिखकर आई हैं, हमने इसके लिए टीम गठित की है और इसकी तह तक जाने के बाद अब इस पर जवाब, विस्तृत जवाब जो है स्पीकर महोदय के पास पहुंचेगा और उसके बाद वो भी उसको टेबल पर रखेंगे। ये तो हो गया एक विषय। दूसरा, ये कहा गया कि कहीं तो लाइन ड्रॉ करने पड़ेगी, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस विषय पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसा मानता हूं कि जब मैंने स्टेटमेंट की शुरुआत की तो उसमें सबसे पहले यही कहा कि आप पिछले 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये सांसद जो हैं इस सभा में इस विषय पर सस्पेंड नहीं होते, तो आपको लगता है कि अगले सभा में जो भी आने वाला 2024 के बाद जब हम जीत कर आएंगे प्रचंड बहुमत से, तो ये फिर मानेंगे? वो फिर से यही करेंगे। 2020, 21, 22, 23 में लगातार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, लगातार टाइम एंड अगेन बताने के बाद आज ये हुआ है, कल कुछ और होगा। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में कुछ ना कुछ चीजें तो निकल कर आती है, तो कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और स्पीकर महोदय ने भी इस पर एक बयान दिया है कि इसको सिर्फ इस इंसिडेंट से जोड़कर ना देखा जाए, पिछले 4 साल का जो इनका बिहेवियर रहा है। ठीक, संजय जी, संजय सिंह जी, इंपॉर्टेंट भी है अगर हमारे लोकतंत्र में बोलने की आजादी, शिवम पॉइंट आ गया आपका। हमारी कैसी तस्वीर दुनिया में जाएगी जब वो बैन हुए, तो आप जो कहना चाहते हैं शिवम आ गया वो। अब मैं संजय जी को भी शामिल कर लेता हूँ। संजय जी, क्या ये एक, अब वो छोड़िए ना, मुझे तो लगता है जो भी जहां से मैंने शुरू किया सतीश जी से, असली मुद्दा वहां पे आ गया, ये है पॉलिटिक्स, वही हो रहा है ना। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, तो पॉलिटिक्स वहां नहीं होगी तो कहाँ होगी? मतलब ये तो एक स्वाभाविक सी चीज है। पॉलिटिक्स इशू ये है कि एक गंभीर घटना हुई और बहुत ही गंभीर घटना हुई। देश निश्चित रूप से उस पर काफी बहुत चिंतित था। इशू वहां से ये निकला कि उस पर नैरेटिव क्या बनता है। देखिए, एक चीज है कि सुरक्षा के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ सुरक्षा मसले पे बीजेपी पे या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे वो चिपकता नहीं। उसके बहुत सारे मतलब 14 के बाद जिस तरह का घटनाक्रम है, उसके पहले का है, अगर दोनों को कॉन्ट्रास्ट में करके देखते हैं तो वो मोदी सरकार पे सुरक्षा वाला इशू पे एक लैकडाइसिकल अप्रोच या उसके प्रति उदासीनता या उसके प्रति बाकी कुछ भी, कोई भी नेगेटिव चीज अभी नहीं चिपक रही है और अभी चिपकने की संभावना नहीं। इशू फिर क्या निकल करके आया कि एक तो टेक्निकल इशू है कि लोकसभा का कस्टोडियन कौन है। तो मतलब हमें बचपन से ये बताया गया, जब भी सीबीएस की आप किताब पढ़ते हैं या संसद कवर करने गए तो स्पीकर उसके कस्टोडियन होते हैं। तो एक टेक्निकल विषय है। अगर ऑपोजिशन को, जो अभी मान लीजिए जिस तरह के नतीजे आए थे, तो एक डाउनकास्ट मूड, तो कैसे मतलब मूड अपबिट होता है या लोगों के बीच में जाता है। तो एक लाइन का स्टेटमेंट निकल करके आया, मुझे लगता है वो स्टेटमेंट उनकी तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसके ऊपर कोई चीज बिल्ड हो सकती थी कि अगर संसद की सुरक्षा नहीं हो सकती तो आम आदमी, नागरिक की सुरक्षा कैसे होगी। ठीक, अब वहां तक उसके बाद जिस तरह का घटनाक्रम राज्यसभा से शुरू हुआ, राज्यसभा में उस दिन जो हुआ उसके पहले एक लगातार पृष्ठभूमि वहां पर तैयार हो रही थी। अगर आप डेरेक ओब्रियन और वहां चेयरमैन के बीच का देखें या बाकी लोगों के साथ देखें, तो कुछ समय से मतलब एक प्रोवोकेशन की स्थिति तो पैदा हो रही थी। इसको आप मतलब ये मान के चल सकते हैं। बाकी 140 प्लस सांसदों का जो निलंबन हुआ उसके ऊपर एक अलग तरह का डिबेट है। पॉलिटिकल पार्टी जहां से आपने शुरू किया था, पॉलिटिक्स हो रही है क्या, तो मान लीजिए
लोकसभा के अनाउंसमेंट में, चुनाव के अनाउंसमेंट में 3 महीने से भी कम का वक्त, तो 3 महीने से कम का वक्त है जब अनाउंसमेंट लोकसभा का हो जाएगा, और संसद का एक छोटा सत्र अभी अगले महीने होगा जिसमें कि बजट का भी प्रावधान आएगा। अब उस नैरेटिव में आप किस पक्ष पे और कहां पे खड़े हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा थैंक यू नोट जो है कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी को देना चाहिए। कल्याण बनर्जी ने जो किया और राहुल गांधी ने उसमें बढ़कर के मतलब खुशी जताते हुए उन्होंने जो अपना फोन निकाल करके वीडियोग्राफी किया, उनका फोन ऐसे भी पब्लिक स्पेस में दिखने को बहुत कम मिलता है, वो मेरे ख्याल में एक काफी नेगेटिव, मतलब बीजेपी को उन्होंने एक ऐसा हाथ में गुलदस्ता थमा दिया, नैरेटिव का गुलदस्ता, कि जाइए और हमारे खिलाफ इस पे लेकर के आप जा सकते हैं। एक समाज विशेष के प्रति, एक व्यक्ति विशेष के प्रति, एक पद के प्रति, संविधान, मतलब बहुत सारे चीजें उसमें जुड़ जाती। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने कल राहुल गांधी को इस पे मतलब बिल्कुल जो उन्होंने कहा वो आप सबने, कि राहुल गांधी ने उसका वीडियो बना करके लोगों के बीच में इसको पहुंचा दिया। आपने राहुल गांधी का वीडियो बनाया, इसलिए पहुंचा दिया। ममता जी ने उसके पहले राहुल जी की जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है खड़गे जी का नाम प्रपोज करके उनकी भी खारिज कर, किसी की भी खारिज कर। तो अगर इस पूरे पृष्ठभूमि को आप देखते हुए आएंगे कि इसमें पिछले दिनों में संसद में जो कुछ भी हुआ उस पे कौन सा पार्टी किस तरह से उसको हैंडल की और कहां लेकर के जा सकती है, तो मुझे लगता है कि उसमें विपक्ष के हेड, डिस्पाइट उनके इतने सांसद सस्पेंड हुए, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत उनको होगी कि हमने ऐसा क्या किया कि एक इशू होते हुए भी हम अपना कोई भी नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाए, बल्कि वो मेरे पांव पे कुल्हाड़ी उल्टा पड़ गया। जी जी, नीरजा जी और सतीश जी, ये इशू हमने इसलिए दोनों हमारे जो प्रवक्ता भाई हैं उनसे भी बातचीत कर ली और आप लोगों से भी एक राउंड। अब इसमें दो चीज़ें निकल गया, जो मैंने कहा था कि पॉलिटिक्स हुई तो अब कई बार नेता लोग हैं तो पॉलिटिक्स ही करेंगे। दो चीज़ें आप देखिए जनमानस में निकल के आ रही हैं। एक, अब वो बात पहुंच गई जाति तक, जाटों में देखिए ना वो पुतले उतले जला रहे हैं वो लोग। दूसरा, वो कल्याण बनर्जी का वीडियो चल रहा है। अब ये मैंने कहा था नैरेटिव बना दिया गया है इसको। अब उसको ले जाके आप कैसे समझाएं गाँव में कि क्या हो रहा था, ये कौन इतना डिटेल में जाएगा कि उसके अंदर क्या नियम बने थे। वेल का तो मतलब ही नहीं पता होगा किसी को कि इन्होंने क्या किया नहीं किया, प्ले कार्ड दिखाया। अब वो गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई, इसकी व्याख्या मुझे चाहिए। पहले नीरजा जी फिर सतीश जी। नीरजा जी, ये जो मामला तो अब आगे निकल गया है। देखिए, आपके उसमें काफी एको आ रहा है, लेकिन जो मैं समझ रही हूँ, एक चीज मैं पहले उससे कहना चाहती हूँ जो कि भाजपा के स्पोक्समैन ने कहा है ना, कि ये सही है कि कांग्रेस का रिकॉर्ड, यूपीए का रिकॉर्ड शाइनिंग रिकॉर्ड नहीं रहा है। एकदम ठीक बात कर रहे हैं। वो दूध के धुले नहीं है, लेकिन जनता ने इसीलिए तो आपको यहाँ लाया है, वो रिपीट करने के लिए नहीं करना, इसीलिए तो लाए हैं। बदलाव क्यों आया 1977 में जब इंदिरा गांधी को दरवाजा दिखाया, बाहर किया, क्यों किया? क्योंकि लोग डेमोक्रेसी चाहते थे। सो ऑल्सो 2014 में यूपीए के रिकॉर्ड को लोग भूलना चाहते थे। तो ये जवाब देना भाजपा की तरफ से कि 74 में ये किया, 77 में ये किया, 79 में किया, 99 में किया, ये पर्याप्त जवाब नहीं है एक रूलिंग पार्टी की तरफ से। आप क्या कर रहे हैं, वो क्या दुरुस्त है कि नहीं, नंबर 1 ना। दूसरी बात जो सामने आ रही है ना, कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर संसद ठीक से नहीं चलता है तो सब पार्टी मिलके स्पीकर और हाउस का चेयर राज्यसभा का बुलाते हैं कि कैसे दुरुस्त किया जाए। ये कई बार प्रयास हुए हैं पास्ट में। लेकिन आज दोनों साइड में कटुता आ गई है। कटुता का ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बिल्कुल सही वर्ड यूज कर रही हूँ, कि आज आपस में मिल बैठ करके डायलॉग करना कि कैसे रास्ता निकाला जाए, वो भी संभव नहीं दिख रहा है। असली कारण तो ये है कि पार्लियामेंट जिस तरह से चल रहा है, और इसका अंजाम क्या होगा तो पता ही नहीं। ओके, सतीश जी। हाँ, देखिए, मैं मानता हूं, मैं नीरजा जी की बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा समझा है, पॉलिटिक्स जो है ना, ये दलगत राजनीति से और चुनावी राजनीति से ऊपर की चीज।
और हम जिस लोकतंत्र में अब आ गए हैं वो उदारवादी लोकतंत्र नहीं मगर कि दूसरे तरह का लोकतंत्र हो रहा है, जिसमें ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को कुछ नहीं समझती है और विपक्ष की भी कुछ पार्टियां हैं वो सत्ताधारियों को कुछ नहीं समझती। तो ये दुश्मनी वाली स्थिति आ गई है। लेकिन मामला गंभीर है क्योंकि इसमें देश के इमेज की भी बात है, इसमें देश की इमेज की भी बात है। अरे उन 146 सांसदों ने कोई हत्या नहीं की है भाई। मैंने आपसे कहा ना कि प्योर पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स क्या है? प्योर पॉलिटिक्स ये है कि आज आप प्रताप सिम्हा और संसद में सिक्योरिटी ब्रीच की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं और आप 146 लोगों के सस्पेंशन की चर्चा कर रहे हैं और उसमें फिर जाट समुदाय की भावनाओं का आहत होने की बात आ गई। आज एक और पॉलिटिक्स हो गई नीरज जी, आप जानते ही होंगे कि साक्षी मलिक नाम के पहलवान ने एक अलग मतलब बात छेड़ दी है। अब हमको लगता है वो राजनीति में भी आएंगे, तो ये वहां पॉलिटिक्स अब नीचे वहां जा रही है। आप समझ रहे हैं, जाट समुदाय से ही आती होंगी, मेरा जैसा मानना है। तो अब जाट विदिन जाट, जाट बनाम जाट, ये पॉलिटिक्स, इस तरह की चुनावी राजनीति और वहां पर गुटबंदी हो रही है। एक बात और कहूंगा, मैं ये मानता हूं कि ये वक्त है इस सरकार के लिए कि अब दलगत से ऊपर ज्यादा ऊपर सोचे। और दिक्कत यह है कि ये लोग सिर्फ अपने आप को जनता के प्रति उत्तरदायी मानते हैं, उनको अपार समर्थन भी प्राप्त है, बाकी बीच में कुछ नहीं। अगर आप अभी जो ये अपमान और वगैरह वगैरह की बात की जा रही है, तो क्या कई ऐसे आरोप भी बीच में लगे कि माइक बंद हो गए, फिर ये हो गया कि एक्सपंज कर दिया गया, फिर ऐसा भी हुआ कि नए संसद के उद्घाटन में महामहिम आए ही नहीं या बुलाया नहीं गया। तो बहुत सारे विषय हैं। सीधा सीधा ये है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो दुश्मनी का एक तरह का माहौल है, एक दूसरे को कुछ नहीं समझने का 14 चल रहा सर, चुनावी राजनीति की बात ये 2014 से ही है कि जो अब पॉलिटिक्स है ना वो डिफरेंट टाइप की हो गई है, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता या करें एकोमोडेशन नहीं है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर, ब्रेक लौट के आते हैं फिर शिवम और अर्शदीप जी जो बहुत सारे सवाल यहाँ उठे हैं उनके जवाब देंगे। छोटा सा ब्रेक लौट के आते हैं तुरंत। धन्यवाद। चर्चा हो रही है जो 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, काफ़ी एक रस्साकसी चल रही है। शिवम जी और स्पीच जी, आप लोग एक दूसरे के सवालों के जवाब दिए, प्लस बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्रों ने भी सवाल उठाए, उनका भी जवाब दें, लेकिन थोड़ा संक्षेप में रखिएगा प्लीज़, फिर मैं संजय जी के पास आऊँगा। बोलिए शिवम जी, आप पहले, आप फिर अर्शदीप जी आप बोलिए। जी सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं जाहिर है मैं इस पैनल में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन तीनों से कम जानता हूँ और मुझे इसको एक्सेप्ट करने में जरा सा भी अपने आप में छोटापन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन किताबें मैंने जितनी पढ़ी हैं, चीज़ें मैंने जितनी देखी हैं, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि समय में चाहे आज़ादी के बाद से यदाकदा इस तरह की चीज़ें यानी कि कटुता ये हमेशा कहीं ना कहीं रही है और स्टे भी की है। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता भी हूं। सबसे पहले शुरू कहा गया सतीश जी की तरफ से कि भाई सांसदों ने मर्डर थोड़ी ना किया है। सर 2023 से पहले जो लोग सस्पेंड हुए उन्होंने भी मर्डर नहीं किए हैं। मर्डर पे सांसद सस्पेंड नहीं हुए हैं कभी। मर्डर नहीं किया का तो कोई ये लॉजिक तो नहीं ठहरता कहीं भी कि मर्डर नहीं किया, मतलब मर्डर करेंगे तभी उनको सस्पेंड करेंगे, नंबर एक। दूसरा, ये बार बार सवाल आता है कि बाहर लोकतंत्र की छवि कैसी जाती है। जब संसद में कुर्सियां चलती हैं, महिला मार्शलों को पीटा जाता है, शीशा तोड़ा जाता है, माइक तोड़ा जाता है, टेबल पर चढ़ा जाता है और हंगामा किया जाता है, तस्वीरें तब कैसी जाती हैं, इस बात को ये देश और दुनिया 4 साल से देख रही है। कभी तो सुधार होना ही चाहिए। उसके 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं। निर्भया के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने खूब जो है इसमें हंगामे हुए, तमाम तरह की चीजें हुई, कुछ सत्र भी वॉश आउट हुए, लेकिन माहौल ऐसा बना के चर्चा हो। 2G वाले विषय में भारतीय जनता पार्टी ने खूब हंगामा किया, विपक्ष का अधिकार है हंगामा करना, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बैठकर फिर एक ऐसा माहौल बना के चर्चा हो और चर्चा हुई। अब आप मुझे बताइए, कहीं पर भी विपक्ष इतने तमाम चीजों के बाद, मणिपुर पर चर्चा मांगते मांगते विपक्ष ने पूरा सत्र जो है गवाया, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद जब जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री आए तो वॉकआउट कर चले गए। चर्चा चाहिए थी ना, तो चर्चा करिए भाई। जब 2G में हमने खूब हंगामा किया, लेकिन जब देश को चर्चा चाहिए थी तो हमने दी। अब एग्जाम्पल और मैं कुछ और कहना चाहता हूं। जहां तक ये तमाम तरह की चीजें हुई कि कटुता आ गई है आपस में,
मैं मानता हूं कि ये तो लोगों को कहीं ना कहीं तय आज करना पड़ेगा कि कटुता क्यों और कैसे आई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस तरह के तमाम एग्जाम्पल्स हैं। हंसी मजाक की बात आती है, एक कवि ने भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उनको घुटने के बारे में क्या कह दिया था हमने सुना ना। उनकी मिमिक्री उनके सामने बैठ के होती थी, कोई ऐसा विषय नहीं बना। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए लोगों का अपमान आप इस तरीके से करेंगे तो माफ कीजिए, सवाल जवाब मांगा जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लगातार एक वीडियो शेयर किया जा रहा है आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का और कहा जा रहा है कि हाँ देखिए किस तरीके से ये हाथ झुक झुक कर नमस्कार कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, या नमस्कार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि इंदिरा गांधी अगर मुझे झाड़ू उठाकर झाड़ू मारने को कहेंगी तो मैं झाड़ू भी मारूंगा। यह होता है एक दलगत कार्यकर्ता की तरह काम करना राष्ट्रपति के द्वारा। कमाल बात हो गई। मैं अगर हाथ जोड़कर नमस्ते स्वीकार करता हूं या स्वीकार करता हूं या नमस्कार करता हूं, यह छोटा होना नहीं हुआ जी। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, ये इंसिडेंट्स आपको इतिहास में 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरे सीनियर्स हैं जिनसे मैं सीखता हूं वो बस हर बार यही कहते हैं कि हमारे वाला समय बेहतर था। बेहतर नहीं था, ऐसा ही था जी। अर्शदीप जी, नीरज जी अर्शप्रीत है और मैं पहले शिवन, मैंने अर्शदीप ही तो बोला है, कुछ और। अच्छा अर्शप्रीत है, सॉरी प्रीत, अर्शप्रीत। हाँ जी जी। देखिए ऐसा है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को नीरज जी मुबारकबाद दे देते हैं क्योंकि 3 बिल जो हैं लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए हैं, जो क्रिमिनल लॉ बिल्स हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे दिन है वो आ गए क्योंकि इन्होंने ऑपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट कर दिया, 140 एमपीज को सस्पेंड करके ये तीनों बिल पास कर दिए। लेकिन देश के लोकतंत्र पे, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उस पर चर्चा नहीं करना ठीक समझा। डिसेंट जो है उसको बुलडोज कर दिया सस्पेंशन के राही, ताकि यही चीज तो कर सके। ये है भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन, मुबारक हो शिवन जी आपको। दूसरी बात, अब आप साहब देखिए 146 एमपीज की ये बात करें कि सस्पेंशन बहुत ठीक है, बहुत ठीक है जी, बीच में मत बोलिए काइंडली। 146 एमपीज की जो जो सस्पेंशन हुई है वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहूंगा कि जो 146 एमपीज ने किया वो 100 गुना कम है जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने किया, उसके बावजूद सस्पेंशन नहीं हुई। ये जो 140 एमपीज ने किया ये 100 गुना कम है जो भाजपा के एमपी विदुड़ी साहब ने कहा था लोकसभा में, कम्युनल रिमार्क्स पास किए थे। फेलो एमपी को एक भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने टेररिस्ट तक कह दिया था। इनके राजस्थान में एमपी है जसकौर मीना जी, किसानों को टेररिस्ट कह दिया था। कोई हुई सस्पेंशन? कभी बाहर निकाला गया, कभी मुद्दा बना, कभी पार्टी मेंबरशिप से रिमूव किया, कभी चर्चा की, कभी चर्चा के लिए आए। ये तो साहब जब देश के लोकतंत्र पे हमला हुआ, ब्रीच हुआ 13 दिसंबर को, ना 13 दिसंबर को इनके प्रवक्ता है डिबेट में शामिल हुए, डिबेट से भाग रहे थे और ना ही पार्लियामेंट में बोलना चाह रहे थे इस मुद्दे पे। क्यों? ऐसा क्या छुपाने को? ऐसा क्या आप नहीं बताना चाहते? ऐसे कौन से सवाल है जिनसे डर लगता है? तीसरी बात, अब आप साहब देखिए इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, मैंने याद कराऊंगा इंस्टीट्यूशंस। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी साहब के खिलाफ आपके लीडर्स ने अनपार्लियामेंट्री कमेंट्स यूज किए थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह जी के खिलाफ आपके लीडर्स ने, यहां तक कि मोदी साहब ने, देश के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री साहब ने अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया था। रेनकोट पहन के नहाना कैसे है? तब तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, तब तो कोई नोटिस लिया नहीं गया, तब तो चर्चा हुई नहीं। और अगली बात साहब, स्मृति ईरानी जी ने यहाँ तक की चूड़ियां प्रेजेंट की, चूड़ियां प्रेजेंट की थी। अगली बात सुनिए, अगली बात एक सेकंड सुन लीजिए आप साहब, ऐसे साहब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपको समझाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट छोटे में, बहुत छोटे भाई, समय ज्यादा नहीं, समय बहुत संक्षेप में। एक सेकंड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के जो पद है, जो इंस्टीट्यूशन है हमारा ऑनरेबल कोर्ट, उस कोर्ट ने कहा था कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट है उसमें सीजे साहब को इंक्लूड करो। क्यों नहीं किया आपने? इंस्टीट्यूशन की अगर कोई इज्जत नहीं करता तो वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स है। क्या जवाब बताइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को ना इंक्लूड करने का कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद? जवाब दीजिए। जी नहीं, अभी उनको जवाब नहीं देना, मैं संजय जी के पास जाऊंगा, उनके पास। अरे जवाब तो सर आपके पास ही नहीं है क्या? आप लोग लड़ रहे हो आपस में, पार्लियामेंट टाइप बना रहे। नहीं संसद में, अरे अर्शप्रीत जी भाई अभी संजय जी के पास जाने दो, मुझे मत फंसाओ। मैं वही बात करूंगा जो तथ्यात्मक है। बीजेपी के थोड़ी है साहब, आप कैसे थकेंगे? हाँ तो संजय जी, आपने सुना मिनी संसद यहाँ भी चल रही है। चलिए, किसी को तो कहा आपने कि आप बीजेपी के नहीं। संसद की जो पूरी पर्यावरण, मतलब 2014 से मैं कह रहा हूँ, वहाँ से आप देखिए, क्योंकि यही विवादित टाइम माना जाता है, उसमें जो मैं कह रहा था ना, टॉलरेंस नहीं है। और ये जो घटनाएं हैं ना, ये पहले भी हुई, लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि अब बहुत बिगड़ गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि ना कोई सुनना चाहता है और ना किसी का इंटेंट है, इसलिए बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो रही है। ये वाला मुश्किल जो इशू था, इससे पहले भी बहुत सारे इश्यूज थे जहाँ पे किसी अलग अलग इश्यूज पे डिस्कस होना चाहिए था, नहीं हुआ और पूरे सेशन वॉश आउट हो गए।
सरकार अपने लेकिन बिल पास करा लेती है, बहुमत है उनके पास। तो इससे मुझे समझ में कई बार ये नहीं आता, अदरवाइज मतलब कोई विपक्ष से हासिल क्या करता है? संजय जी। नीरज जी देखिए, इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ऐड कर रहा हूँ फिर। 2014 से मतलब डिसरप्शन उसके पहले भी होते थे। 2004 से 2009 तक भाजपा ने काफी डिसरप्शन किया और जनता ने उनको इस मामले 2009 में पनिश किया। अगर आप देख लीजिए रिकॉर्ड, उसके बाद आप देखिए 2009 से लेकर के 2014 तक जो निगेटिव फोर्सेस थी वो यूपीए के अंदर थी। मतलब 2004 से 2009 में जिस समय वो आपका सिविल न्यूक्लियर डील आया था, एनर्जी डील, उसमें बहुत सारी पार्टियां ऐसी हुई, तो जनता ने उस समय कांग्रेस को ज्यादा समर्थन दिया। कांग्रेस की 118 119 सीटें, मतलब पहले बार तो थोड़ी सी आई थी ना, मतलब उसके बाद दूसरे 2009 में उनकी संख्या बढ़ी, लेकिन उनके सहयोगियों की संख्या जनता ने बिल्कुल जमीन पे गिरा दिया। जैसे उसमें एक बहुत बड़े नेता लालू प्रसाद जी, 4 में उनकी काफी संख्या थी, 9 में कहाँ चली गई, लेफ्ट फ्रंट कहाँ से कहाँ क्लोज टू 60 था, वो कहाँ से कहाँ गया 2009 में। तो जनता निगेटिव को पनिश कर दिया। क्यों ये मतलब बुआंसी आया? क्योंकि उस समय अगर सोनिया गांधी देखेंगे तो उन्होंने वो कॉफिन चोर का मसला, मतलब जो भी एक मसला आया था, उसको लेकर के उन्होंने काफी इमोशनल बना करके और काफी हंगामा खड़ा किया था। और बाकी अपनी पॉलिसी जिन कारणों से भी वाजपेयी सरकार आई, ये माना जाने लगा कि इसके कारण एक माहौल बनता है। एक 2014 की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। अभी तक मेरे ख्याल में, मतलब जब से मैं देख रहा हूँ और उसके पहले का जो सुना है, पढ़ा है या उसका रिपीट कहीं देखा है, किसी भी व्यक्ति में जो प्रधानमंत्री हो उसके खिलाफ मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, इतना घृणा, इतना द्वेष का भाव किसी और प्रधानमंत्री के बारे में अगर आज तक किसी के बारे में हुआ हो तो बताएं। वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मतलब कुछ भी एक ही चश्मे से वो देखना है, ऐसा किसी और के साथ नहीं हुआ होगा, चाहे संसद के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो, चाहे कैंपेनिंग के दौरान हो या कैंपेनिंग के पहले हो या जिस समय में वो मुख्यमंत्री रहा। दूसरी तरफ से जब व्यक्ति इतना सह करके आता है तो उसकी पार्टी ने उनको चुन करके उनको नेता बनाया और वो डिलीवर कर रहे हैं, और डिलीवर करके वापस सरकार में भी आ रहे हैं, केंद्र में भी आ रहे हैं, राज्यों में आ रहे हैं, और बाकी लोगों के बीच में या देश के बाहर एक विश्वसनीयता बनता है, तो उनकी पार्टी भी नेचुरल तौर पे अग्रेसिव होगी। अब बहुत सारी पार्टियां हैं या बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं संसद के अंदर कि आप मोदी का नाम ले लीजिए या कहीं भी कोई भी चीज कह दीजिए तो बिल्कुल एक बम फटाका फूटता है। तो ये जो द्वेष और मतलब आपस की रंजिश थी, जो राइवलरी एनिमिटी में पहले भी बदली थी, लेकिन एनिमिटी का एक्सटेंट मतलब किसी और लेवल पे वो चला गया है। उसका मूल कारण 14 की पृष्ठभूमि और नरेंद्र मोदी का है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखेंगे तो फिर वो राइवलरी एनिमिटी में कैसे कन्वर्ट हो गई और क्यों वो जारी है संसद में जो अभी चल रहा है। जब ये वाला संसद खत्म हो जाएगा, अब चुनाव में जाना है, तो ये है कौन लोगों के बीच में अपना नैरेटिव इस समय खड़ा कर पाता है। जी नीरजा जी एक सवाल मुझे ये बताइए, गली मोहल्ले चौराहे में किसकी बात जा रही है, किस पे ज्यादा चर्चा? संजय जी वही तो मैंने कहा था कि ये जो कट द क्लटर, संसद के नियम कानून व्यवस्था और वेल तो कोई समझता नहीं। मूल इशू समझेंगे कि इसमें दो चीज़ें मैंने बताया था कि एक वो कल्याण जी का वीडियो दिख रहा है मिमिक्री वाला, और दूसरा जो पुतले जल रहे हैं। यही दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो चुनाव में काम आएंगी। नीरजा जी मुझे एक चीज़ बताइए, क्या सत्ताधारी दल को, खास तौर पे मोदी जी की इस चीज़ को अभी तक विपक्ष एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और सत्ताधारी दल बीजेपी को ये लगता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव दर चुनाव जीत के आ रहे हैं और ये इनको स्वीकार करना पड़ेगा। ये मूल है क्या? ये आई थिंक ये सही है कि नरेंद्र मोदी ही उनका इशू है, और नरेंद्र मोदी एक रिस्पॉन्स है देश में जो परिवर्तन आ रहा है उसका एक रिस्पॉन्स है, उसको समझने की जरूरत होगी। पर मोदी को सेंटर बना के सत्ता ऑपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है उससे आगे जाना पड़ेगा ऑपोजिशन को। खैर वो अलग चर्चा का विषय है। मैं इस समय एक चीज करना चाह रही हूँ, और आपके प्रोग्राम पे जो कांग्रेस और भाजपा दोनों के स्पोक्स पर्सन हैं, मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो लेवल ऑफ तर्क और जैसे कहते हैं ना कट एंड थ्रस्ट ऑफ डिबेट जो पार्लियामेंट में होना चाहिए, आज आपके शो पे हमने देखा दोनों ने अपनी तरफ से मजबूती से और तर्क के बेसिस पे
अपने बयान दिए हैं। तो एक तो मैं ये कहना चाह रही थी, दूसरा ये बिल्कुल सही है कि जगदीप धनखड़ को वाइस प्रेसिडेंट जी मैम को पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री अलग दायरे में आएंगे, उस परिषद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर खिल्ली उड़ाना मुझे लगा एक बचकानापन था जी। अवॉइडेबल था। आप बंद कमरे में बेशक कर लीजिए, उन्हीं को बुला के उनके साथ कर लीजिए बेशक, या उनके बिना कर लीजिए, वो अलग। जी मैम, मैं माफी के साथ आपसे वापस ले रहा हूं। मैं ये एक मतलब ये बात मैम निजम मैम, मैं समय खत्म हो रहा है इसलिए माफी चाहता हूं आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपने रखा है। देखिए, कई बार आपके कॉर्डियल रिलेशन हो सकते तो आप किसी से थोड़ी लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हुए आदमी के साथ उसी परिसर में उससे बाहर निकल के आप उसकी मिमिक्री करें, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने आपकी उनके बीच में तकरार हुई है, तो वो बुरा मानने का ले सकते हैं। अब वही विपक्ष की जो गलती है उसको सत्ता पक्ष को थोड़ा सा मॉडरेट कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि ये सब क्लटर है सर, मूल वहाँ पे है ना, विपक्ष एक्सेप्ट कर पा रहा है आज तक। मैं तो ये बहुत बार कह चुका हूँ कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है, मानते ही नहीं है, और वो कहते हैं कि मैं अपनी दम से बार बार जीत के आ रहा हूँ, मानना तो तुम्हें पड़ेगा। तो खेल यहाँ पे है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का जुड़ने के लिए यहाँ पे, धन्यवाद।